हेलो एवरीवन, जय हिंद, वंदे मातरम। आज मैं आप लोगों के सामने लेके फिर से उपस्थित हूँ ईवीएस की क्लास। अगर हम बात करने वाले हैं इसमें पर्यावरण अध्ययन की, जो कि सीटेट में बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। अगर हम बात करें तो ये प्रीवियस ईयर के आपको क्वेश्चन इसमें कराए जा रहे हैं, जो यह सीरीज चल रही है। ओके, अगर हम बात करें 2011 से लेकर 2024 तक के जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पूछे गए हैं, सारे के सारे आपको इसमें कराए जा रहे हैं। तो चलिए बने रहिएगा, बिना वीडियो को स्किप किए हुए पूरा देखिएगा। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपको नए नए अपडेट मिलते रहें। तो हम लोग सीधे अपने सेशन पे आते हैं, ज़्यादा देर न करते हुए। अगर हम बात करें तो ये हम लोगों का सेशन जो है कि 9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? तो सेशन नंबर 9 हो जाएगा। हम लोगों ने ऑलरेडी जो है कि 8 क्लास कर चुके हैं। अगर आप पिछली वीडियो को देखना चाहते हैं तो कृष्णा स्टडी मस्ती के यूट्यूब चैनल पे जाके आप वहाँ से ये सारी वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए आइए हम लोग सेशन स्टार्ट करते हैं। और सेशन स्टार्ट करने से पहले किसी ने क्या खूब कहा है कि उम्र भर कोई नहीं रहता किसी के दिल में, उम्र भर कोई नहीं रहता किसी के दिल में, आजकल तू है कहीं मेरी जगह महफिल में, आजकल तू है कहीं मेरी जगह महफिल में, तू कोई पहला नहीं, तू कोई पहला नहीं छोड़ के जाने वाला, तू कोई पहला नहीं छोड़ के जाने वाला, मेरी महफिल में, मेरी महफिल में एक रोज उठा मैं भी था, एक रोज उठा मैं भी था। तो ये सारी चीज़ें हैं। आइए, कोटेशन आपको कैसा लगा ज़रूर आप हमें बताएं और हम लोग चलते हैं अपने सेशन के तरफ। चलिए आइए, तो ये रहा हम लोगों का आज का पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन को आप बड़े ही ध्यान से देखिएगा। बोला गया है कि रमेश अपनी कक्षा 5 की पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में खोजपूर्ण प्रश्न पूछता है। कैसा प्रश्न पूछता है? खोजपूर्ण। उपयुक्त उद्देश्य विद्यार्थियों के किस कौशल के विकास का नहीं है? तो किसके नहीं है, हमें नहीं वाला बताना है। आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि प्रदर्शन कौशल, बी कह रहा है अवलोकन कौशल, सी कह रहा है रचनात्मक कौशल और डी कह रहा है श्रवण कौशल। अगर हम बात करें तो इसका इज द राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो इसका इज द राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, प्रदर्शन कौशल। क्या हो जाएगा? प्रदर्शन कौशल जो है कि नहीं है। ओके, तो इस तरीके से भी आपको आंसर देने हैं। आइए चलते हैं अगले पेज पे। चलिए बड़े ही ध्यान से देखिएगा कि रमेश कक्षा 5 की पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में खोजपूर्ण प्रश्न पूछता है, जिसके द्वारा बच्चों में पूर्व ज्ञान से नवीन ज्ञान को जोड़ते हुए एक सक्रिय अधिगम करने का प्रयास करता है। इस प्रक्रिया में बच्चे शिक्षक की बातों को ध्यानपूर्वक सुनते हैं और उनके प्रश्नों के प्रति अनुक्रियाओं का अवलोकन करते हैं, पुनः केंद्रीकरण और पुनः संप्रेषण के चरणों से गुजरते हुए नए नए विचार व समस्याओं का सृजन करते हैं। अतः इन खोजपूर्ण प्रश्न द्वारा अवलोकन कौशल, रचनात्मक कौशल, श्रवण कौशल का विकास होता है, परंतु जो है कि प्रदर्शन कौशल का विकास नहीं होता है। तो इस तरीके से भी आपको अपने क्वेश्चन करने हैं। ओके, आइए अब ये कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, इसमें हमें बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट हमें सही है। ओके, दिया है कि ईवीएस में नैदानिक परीक्षण शिक्षण की सहायता करेंगे। ओके, नैदानिक परीक्षण शिक्षक की सहायता करेंगे, किस रूप में चेक करेंगे हमें ये बताना है। ओके, ऑप्शन ए स्टेटमेंट कह रहा है कि विद्यार्थियों का बुद्धि जो है कि भागफल ज्ञात करने में। ओके, आगे बोला है कि ईवीएस के शिक्षण अधिगम के दौरान विद्यार्थियों, तो बी सी कह रहा है कि द्वारा समान की गई समस्याओं का अवलोकन में, डी कह रहा है कि विद्यार्थियों के अधिगम की गति का आकलन करने में, और ई क्या कह रहा है हम लोग थोड़ा देखेंगे आगे और आगे बात करेंगे। ईवीएस में विद्यार्थी कितना बढ़िया प्रदर्शन करेगा यह ज्ञात करने में। तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि ए और सी सही है, बी कह रहा है कि ए बी सही है, सी कह रहा है कि बी डी सही है और डी कह रहा है कि बी सी सही है। अगर हम बात करें तो इसका इज द राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, इसका इज द राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। इसमें बी स्टेटमेंट और
डी स्टेटमेंट, ये दोनों स्टेटमेंट क्या हैं, बिल्कुल ही सही हैं। ओके, आइए आगे चलते हैं, इसके बारे में कुछ समझते हैं। ईवीएस एक नैदानिक परीक्षण शिक्षण की ईवीएस शिक्षण अधिगम के दौरान विद्यार्थियों द्वारा सामना की गई समस्याओं का आकलन करने में और विद्यार्थी कितना बढ़िया प्रदर्शन करेगा यह ज्ञात करने में सहायता करेंगे। पर्यावरण संरक्षण एवं सुधार के अभियान को व्यापक तौर पर चलने के लिए पूरे समाज की जिम्मेदारी है, किंतु शिक्षक समाज का एक महत्वपूर्ण सदस्य माना जाता है। शिक्षक विभिन्न नैदानिक परीक्षण कार्यक्रमों का आयोजन कर सकता है। आइए तो क्या क्या है इसमें देखेंगे, तो एक बोला गया है कि पाठ्य समाग सहगामी क्रियाओं द्वारा, इसमें सेकंड बोला गया है कि पर्यावरण चेतना विकास करके, सी कह रहा है, थर्ड कह रहा है कि पर्यटन द्वारा शिक्षा, और डी कह रहा है कि पर्यावरण संबंधित रिपोर्ट। तो इस तरीके से भी आप एक एक करके याद रखिएगा। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन को। अगले क्वेश्चन पे बड़े ही ध्यान से आप देखिएगा, क्वेश्चन बड़ा उम्दा है कि राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005, जिसे हम एनसीएफ बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, एनसीएफ 2005 प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए, ए कह रहा है कि स्वतंत्र रूप से प्रयोग करने की कुशलता अर्जित करना, बी कह रहा है कि विषय की आधारभूत संकल्पनाओं की आधारभूत समझ का विकास करना, सी कह रहा है कि विषय के आधारभूत सिद्धांतों को स्मरण करना, डी कह रहा है कि कक्षीय अधिगम को विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ना। अगर हम बात करें तो इसका इज द राइट ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा कि कक्षीय अधिगम को विद्यालय के बाहरी जीवन से भी क्या होता है, जोड़ना। ओके, जिससे कि बच्चा अधिक सीख सके। चलिए, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य कक्षीय अधिगम को विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ना, पढ़ाई को रटंत प्रणाली से मुक्त करना, कक्ष को गतिविधियों से जोड़ना आदि शामिल करके पढ़ाया जाना चाहिए। आइए क्वेश्चन नंबर आगे देखिएगा। क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करें तो 134 देखिएगा, क्या है कि एनसीईआरटी की पाठ्यपुस्तक में पर्यावरण अध्ययन को उच्च प्राथमिकता और स्थान दिया गया है। देखते हैं, ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि अधिक संख्या में अभ्यास प्रश्नों को शामिल करने के लिए, बी कह रहा है कि विषय की आधारभूत संकल्पनाओं की व्याख्या करने के लिए, सी कह रहा है कि चिंतन और विस्मय के लिए शिक्षार्थियों के अवसर उपलब्ध कराने के लिए, डी कह रहा है कि तकनीकी शब्दावली की सटीक परिभाषा उपलब्ध कराने के लिए। अगर हम बात करें तो इसका इज द राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इज द राइट ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा चिंतन और विस्मय के लिए शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराने के लिए। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आइए चलते हैं अगले पेज पे। चलिए, बड़े ही आप ध्यान से देखिएगा, आगे क्या बोला गया है कि एनसीईआरटी की पाठ्यपुस्तक में पर्यावरण अध्ययन को उच्च प्राथमिकता और स्थान चिंतन और विस्मय के लिए विद्यार्थियों को अवसर उपलब्ध कराने के लिए दिया गया है। ओके, तो इस तरीके से भी क्वेश्चन आते हैं, तो आप बिल्कुल ही तैयार रहिएगा, किसी भी तरीके से आपको क्वेश्चन गलत नहीं करके आने हैं। अगर आपसे क्वेश्चन गलत हो जाएगा तो फिर आप पास नहीं हो पाएंगे, क्योंकि एक एक नंबर की ज़रूरत होती है सीटेट पास करने के लिए। आइए 135 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तक में कविता और कहानियों को शामिल करने का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं है, हमें नहीं भी इसमें देखना है। ऑप्शन नंबर हमारा ए कह रहा है कि विद्यार्थियों में कल्पनाशीलता सृजनात्मक योग्यता को बढ़ावा देना, बी कह रहा है कि विषय में रुचि का विकास करना, सी कह रहा है कि नित्य और एकरस विषय वस्तु में बदलाव करना, डी कह रहा है कि विद्यार्थियों को आनंद और मजा उपलब्ध कराना।
अगर हम बात करें तो इस तरीके के जो क्वेश्चन है इसमें नहीं वाला करना है तो हमारा सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, सी ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि नित्य और एक रस विषय वस्तु के में बदलाव करना तो यह हमारा उचित नहीं है। ओके, बाकी हमारा जो है ए है उचित है, बी जो है ये भी उचित है और सी भी है ये भी उचित है। तो ये तीनों हमारे क्या है, उचित ऑप्शन देखने में हैं। ओके, आइए आगे देखते हैं। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में कविता और कहानियों को शामिल करने का उद्देश्य यह नहीं है कि नित्य और एकरस विषय वस्तु में बदलाव हो सके, बल्कि यह बदलाव में प्राथमिक स्तर के विद्यार्थियों को पर्यावरण को समझने में आसानी हो सके। ओके, आइए अगले क्वेश्चन को आप बड़े ही ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है, इसलिए आपको दो पार्ट में नजर आएगा, एक पार्ट में क्वेश्चन और एक पार्ट में आपको इसके ऑप्शन नजर आएंगे। ओके, बोला है कि पर्यावरण अध्ययन की एक अच्छी पाठचर्या को बच्चों के प्रति सही, जीवन के प्रति सही और विषय के प्रति सही होना चाहिए। पाठचर्या की निम्नलिखित विशेषताओं में कौन सी उपयुक्त आवश्यकता को पूरा नहीं करती है। इसमें भी हमें क्या करना है, नहीं वाला ही देखना है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि क्या क्या है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि यह शब्दावली और परिभाषाओं पर अधिक बल देती है। बी कह रहा है कि यह भय और पूर्वाग्रहों से मुक्त होने के मूल्य को बढ़ा देती है। सी कह रहा है कि यह विषय को एक सामाजिक प्रक्रम के रूप में देखने के लिए शिक्षार्थियों हेतु आवश्यक है। डी कह रहा है कि यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया पर अधिक बल देती है। अगर हम बात करें तो इसका इज द राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, जो कि यह उचित नहीं है। यह शब्दावली और परिभाषाओं पर अधिक बल देती है, जो कि ऐसा नहीं करना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आइए बड़े ही ध्यान से देखिएगा। पाठचर्या की विशेषताओं में शब्दावली और परिभाषाओं पर अधिक बल देना, यह विशेषता उपयुक्त रूप से पूर्ण सही नहीं है, बल्कि विशेषता और पर्यावरण अध्ययन की एक अच्छी पाठचर्या को बच्चों के प्रति सही, जीवन के प्रति सही और विषय के प्रति सही होना चाहिए। ओके, तो इस तरीके से भी जब आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आपको सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अपने आंसर को एकाग्र होकर टिक करना होता है, जिससे कि आपके क्वेश्चन गलत ना हो। अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 137, बड़े ही ध्यान से देखिएगा कि ईवीएस में किसी अच्छे गृह कार्य को मुख्यतः किस पर केंद्रित होना चाहिए। ओके, ए कह रहा है कि पुनरावृत्ति और परलीकरण, बी कह रहा है कि मास्टरी लर्निंग, सी कह रहा है कि विस्तृत अधिगम के लिए चुनौतियां और उत्तेजना, डी कह रहा है कि समय का सदुपयोग। अगर हम बात करें तो इसका इज द राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो इसका इज द राइट ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, विस्तारित अधिगम के लिए चुनौतियां और उत्तेजना, जब ये दोनों चीज विद्यार्थी में देखा जाता है तो वह अपने कार्य को बहुत ही अच्छे तरीके से करने में सफल होता है। ईवीएस में किसी अच्छे गृह कार्य को मुख्यतः विस्तार रूप में तथा कठिनाइयों वाला होना चाहिए, जिससे विद्यार्थी जब वह गृह कार्य करे तो उसे अधिक से अधिक जानकारी उस विषय वस्तु से अर्जित करनी पड़े जिस विषय पर वह कार्य कर रहा है। अतः ईवीएस में किसी अच्छे गृह कार्य को मुख्यतः विस्तारित अधिगम के लिए चुनौती और उत्तेजना पर केंद्रित होना चाहिए। आइए ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। अगर आप ऐसे क्वेश्चन पे ध्यान नहीं देते हैं तो आप ईवीएस के क्वेश्चन को गलत करके चले आएंगे। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 138, बड़े ही ध्यान से कि प्राथमिक स्तर की ईवीएस पाठ्य पुस्तक में कविता और कहानी सम्मिलित करने का कारण है। ए कह रहा है कि विद्यार्थियों में साहित्य रुचि विकसित करना, बी कह रहा है कि विषय के अधिगम में आमोद प्रमोद प्रदान करना, सी कह रहा है कि मूल संकल्पनाओं के अधिगम में वृद्धि करना, डी कह रहा है कि विषय वस्तु को प्रस्तुत करने की नित्यचर्या और एकर सतह में परिवर्तन। अगर हम बात करें तो इसका इज द राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। इज द राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, मूल संकल्पनाओं के अधिगम में वृद्धि करना। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आइए चलते हैं अगले पेज पे। चलिए बड़े ध्यान से देखिएगा कि प्राथमिक स्तर पर ईवीएस पाठ्य
पुस्तकों में कविता और कहानी सम्मिलित करने का कारण यह है कि जब विद्यार्थी ईवीएस की पुस्तकों का अध्ययन कराया जाए तो अभ्यास कराया जाए तो विद्यार्थी मूल संकल्पनाओं के अधिगम में वृद्धि किया जाए। ओके, चलिए आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन को आप बड़े ही ध्यान से देखिएगा। इसमें क्या बोला गया है? बोला गया है कि ईवीएस की पढ़ाई में कक्षा में प्रश्नोत्तर तकनीकी का सबसे अच्छा उपयोग किसके लिए किया जा सकता है? तो हमें बताना है किसके लिए किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि विद्यार्थियों का ध्यान आकर्षित करने में, बी कह रहा है कि विद्यार्थियों में सीखने की जिज्ञासा उत्पन्न करने के लिए, सी कह रहा है कि प्रायोगिक कौशल को बढ़ावा देने के लिए, और डी कह रहा है कि कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए। अगर हम बात करते हैं तो इसका इज द राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इज द राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। विद्यार्थियों में सीखने की जिज्ञासा उत्पन्न करने के लिए प्रश्न उत्तर तकनीकी का प्रयोग किया जाता है। आगे देखिएगा, ईवीएस की बड़े ही ध्यान से देखिएगा कि ईवीएस की पढ़ाई में कक्षा में प्रश्न उत्तर तकनीकी से विद्यार्थियों में सीखने की जिज्ञासा उत्पन्न करने के लिए प्रयोग किया जा सकता है, क्योंकि जब कक्षा में शिक्षार्थियों में प्रश्न उत्तर करेंगे तो उन्हें जानने की इच्छा उत्पन्न होगी। ओके, आइए, मुझे उम्मीद है कि सारे क्वेश्चन आपको बड़े ही अच्छे तरीके से समझ में आ रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 140 देखिएगा कि प्राथमिक स्तर पर ईवीएस की पढ़ाई का एक मुख्य उद्देश्य है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि विषय की मूल संकल्पनाओं की गहन समझ विकसित करना, बी कह रहा है कि अगले स्तर के अध्ययन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना, सी कह रहा है कि कक्षा की पढ़ाई को शिक्षार्थी के विद्यालय से बाहर जीवन से संबंधित करने में सहायता करना, और डी कह रहा है कि स्वतंत्र रूप से हस्तसिद्ध क्रियाकलापों को करने का कौशल अर्जित करना। अगर हम बात करें तो इसका इस तरह राइट ऑप्शन सी हो जाएगा कि कक्षा की पढ़ाई जो होती है वो शिक्षार्थियों को विद्यालय के बाहरी जीवन से क्या होता है, जोड़ने या संबंध रखने में सहायता करना। इस तरीके से हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आइए आगे देखते हैं, बड़े ही ध्यान से देखिएगा। प्राथमिक स्तर पर ईवीएस की परीक्षा का एक उद्देश्य यह है कि परीक्षार्थी विद्यालय के ज्ञान को अतिरिक्त विद्यालय के बाहर के ज्ञान तथा जो सामाजिक घटनाएं हो रही हैं उनसे संबंधित जानकारी से भी अवगत रहेगा। ओके, इसलिए किया जाता है। आइए क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करते हैं 141 देखिएगा, बड़ा उम्दा क्वेश्चन है कि एनसीएफ राष्ट्रीय पाठ्यचर्या एनसीएफ 2005 ने कक्षा 1 और कक्षा 2 के लिए पर्यावरण अध्ययन के किस पाठ्यक्रम या पाठ्य पुस्तकों की संतुष्टि नहीं की है, जिसके लिए सबसे उपयुक्त कारण क्या है, हमें वो कारण बताने हैं। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि पाठ्यक्रम का भार कम करने के लिए, बी कह रहा है कि पर्यावरण अध्ययन केवल कक्षा 3 से आगे के कक्षाओं के लिए, सी कह रहा है कि कक्षा 1 एवं कक्षा 2 विद्यार्थी पढ़ना लिखना नहीं जानते, सी कह रहा है कि संदर्भित अधिगम परिवेश प्रदान करने के लिए। अगर मैं बात करूं तो इसका इज द राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो इसका इज द राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, संदर्भ युक्त अधिगम परिवेश प्रदान करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आइए आगे चलते हैं, इसके पहलू को समझते हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या एनसीएफ 2005 के द्वारा कक्षा 1 और 2 की कक्षाओं के पाठ्यक्रमों में पर्यावरण अध्ययन पाठ्यपुस्तक की संतुष्टि न करने का प्रमुख कारण संदर्भ युक्त अधिगम प्रवेश प्रदान करना होता है। अगर आप देखेंगे तो कक्षा 1 हो गया, ओके, और कक्षा 2 हो गया, ओके, इन दोनों ही क्लास में जो है कि आपको ईवीएस की पुस्तक नहीं मिलेगी, लेकिन जैसे ही आप थर्ड में प्रवेश करेंगे तो आपको ईवीएस देखने को मिल जाएगा। आई
बड़े ही ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 142। इसमें क्या बोला गया है कि पर्यावरण अधिगम शिक्षण के संदर्भ में राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 निम्नलिखित में किससे प्रभावित नहीं है। ओके, आइए ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि बच्चों के अनुभव और संदर्भों को जोड़ना, बी कह रहा है कि हस्तपूरक जो है कि क्रियाकलाप, सी कह रहा है तकनीकी शब्दावली से परिचित कराना, डी कह रहा है कि विषयानुसार उपागम। अगर हम बात करें तो इसका इज द राइट ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा, यह नहीं होना चाहिए, तकनीकी शब्दावली से परिचित कराना। ओके, आइए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन को। अब बड़े ही ध्यान से देखिएगा कि पर्यावरण, इसमें क्या बोला गया है कि पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के संदर्भ में राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005, जिसे हम एनसीएफ 2005 तकनीकी शब्दावली परिचित कराने पर जोर नहीं देती है। ओके, आइए आगे चलते हैं अगले पेज पे। चलिए क्वेश्चन को आप बड़े ही ध्यान से पढ़िएगा कि कक्षा 5 अ के शिक्षक एक सवाल देते हैं। तो सवाल क्या है हम लोग उसको देखेंगे, फिर उसके बाद आंसर की तरफ चलेंगे। ओके, कि पेड़ों के 5 लाभ बताइए, आपको 5 लाभ बताना है। जबकि कक्षा 5 के शिक्षक निम्न सवाल देते हैं, क्या होगा अगर धरती पर कोई पेड़ न हो। इन सवाल की प्रकृति कैसी है हमें बताना है कि कैसी है। ओके, ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि बुद्ध अंत वाला है, आभासी है और मुक्त अंत वाला है, अपसारी है। बी कह रहा है कि मुक्त अंत वाला है, अभिसारी है और बुद्ध अंत वाला है, अपसारी है। ओके, सी कह रहा है कि मुक्त अंत वाला अपसारी है और बुद्ध अंत वाला अभिसारी है। डी कह रहा है कि बुद्ध अंत वाला अपसारी और मुक्त अंक वाला जो है कि अभिसारी। अगर हम बात करें तो इसका इज द राइट ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी इज द करेक्ट ऑप्शन, मुक्त अंक वाला जो होगा और अभिसारी होगा और बुद्ध अंत वाला जो है कि अपसारी होगा। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन आते हैं, बड़े ही ध्यान से इनको देखते हुए चलिएगा। आइए आगे बोला गया है कि जब किसी प्रश्न का उत्तर निश्चित सीमा में बांधकर नहीं लिखा जाता। ओके, जब किसी प्रश्न का उत्तर निश्चित सीमा में बांधकर नहीं लिखा जाता तो वह मुक्त अंत वाला अपसारी प्रकृति का होता है। जबकि निश्चित सीमा तथा अनिवार्य शर्त के अनुसार लिखा जाए तो वह बहुत ही अपसारी प्रकृति का होता है। आइए कक्षा 5 अ के सवाल के अनुसार पेड़ के लाभ लिखना किसी निश्चित सीमा का निर्धारण नहीं करता है, अतः अंत मुक्त अपसारी प्रकृति है। लेकिन कक्षा 5 ब के सवाल जो हैं के अनुसार पृथ्वी या पेड़ के नीचे तो धरती पर क्या बचेगा। यहाँ पेड़ न होना एक अनिवार्य शर्त लगा दी गई है। ओके, यह बद्ध अंत वाला अपसारी प्रकृति है। तो ऐसे करके आपको क्वेश्चन को समझना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। अगर आप थोड़ा सा भी मिस्टेक करेंगे तो क्वेश्चन क्या होगा, आप नहीं कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 44 देखिएगा, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी एक पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु थीम है। भोजन, सौरमंडल, विज्ञान, ऊर्जा। अगर हम बात करते हैं तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। भोजन जो आता है वह इसके थीम के अंतर्गत आता है, पर्यावरण के थीम के अंतर्गत आता है। टोटल अगर हम बात करें तो इसमें कितने थीम दिए गए हैं, टोटल इसमें 6 थीम दिए गए हैं। अब आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि वो कौन कौन से थीम हैं। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के भोजन अनुसार भोजन पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु है, जबकि सौरमंडल एवं मौसम भूगोल विषय की वस्तु है तथा ऊर्जा विज्ञान जो है एनर्जी साइंस का जो है कि विषय है। ओके, आइए आगे चलते हैं। बड़े ही आप ध्यान से देखिएगा कि किस राष्ट्रीय पाठचर्या फ्रेमवर्क एनसीएफ के प्राथमिक स्तर पर एक एकीकृत पाठचर्या क्षेत्र के रूप में पढ़ाए जाने के लिए पर्यावरण अध्ययन की सिफारिश की थी। तो हमें बताना है कि वो कौन है। अगर हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर ए
तो एनसीएफ 2005, बी कह रहा है कि एनसीएफ 1988, सी कह रहा है कि एनसीएफ 2000 और डी कह रहा है कि एनसीएफ 1975। तो इसका इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि एनसीएफ 1975 ने यह क्या की थी? सिफारिश किया था। ओके, आई बड़े ही ध्यान से देखिएगा। एनसीएफ 1975 ने प्राथमिक स्तर पर एक एकीकृत पाठ्य पुस्तक क्षेत्र के रूप में पढ़ाए जाने के लिए पर्यावरण अध्ययन की क्या किया था? तो सिफारिश किया था। ओके, आई अगले क्वेश्चन को आप बड़े ही ध्यान से देखिएगा कि इसमें क्या बोला गया है। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 146, इसमें बोला गया है कि ईवीएस कक्षा में समूह में सीखने का क्या उद्देश्य है? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि लड़के और लड़कियां अलग अलग सीख सकते हैं। बी कह रहा है कि कम और उच्च प्रदर्शन करने वाले छात्रों को अलग करना और उपचारात्मक शिक्षण देना। सी कह रहा है कि सहयोग के मूल्य को लागू करने और एक साथ काम करने के लिए प्रत्येक बच्चे को सक्रिय रूप से भाग लेने और सीखने में सक्षम बनाना। डी कह रहा है कि छात्र को आसानी से प्रतिबंधित करना और वर्क लोड कम करना। अगर हम बात करें तो इसका इज द राइट ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा कि सहयोग के मूल्य को लागू करने और एक साथ काम करने के लिए प्रत्येक बच्चे को सक्रिय रूप से भाग लेने और सीखने में सक्षम बनाना। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आइए आगे देखते हैं। आगे बड़ा ही प्यारा बात बोला गया है, बड़े ही ध्यान से देखिएगा कि पर्यावरण अधिगम की कक्षा में समूह में सीखने का उद्देश्य सहयोग के मूल्य को लागू करने और एक साथ काम करने के लिए प्रत्येक बच्चे को सक्रिय रूप से भाग लेने और सीखने में सक्षम बनाना। समूह में कार्य न करने, विद्यार्थियों को सोचने, संवाद कायम करने, समझने, विचार के आदान प्रदान करने तथा निर्णय लेने में सहायता मिलती है। ओके, तो इस तरीके से हमारा सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आइए चलते हैं अगले पेज पे। क्वेश्चन को बड़े ही आप ध्यान से देखिएगा कि इसमें क्या बोला गया है। ओके, कि निम्नलिखित में से कक्षा 1 कक्षा 2 के लिए पर्यावरण अध्ययन विषय के संदर्भ में सच है, मतलब सत्य है, हमें उसे बताना है। आइए ऑप्शन देखते हैं एक एक करके और हम लोग बताने की कोशिश करते हैं। ऑप्शन नंबर 1 कह रहा है कि पर्यावरण अध्ययन से संबंधित मुद्दे और संबंधों का संपादन भाषा और गणित के माध्यम से होता है। बी कह रहा है कि कक्षा 1-2 में पर्यावरण अध्ययन को एक नए विषय के रूप में प्रस्तुत किया गया है। सी कह रहा है कि कक्षा 1 और 2 में एक विषय वस्तु के रूप में पर्यावरण अध्ययन समझने के लिए आसान नहीं है। और डी कह रहा है कि पर्यावरण अध्ययन से संबंधित मुद्दे और संबंधों का संपादन भाषा के द्वारा होता है। अगर हम बात करें तो इसका इज द राइट ऑप्शन हमारा ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। माफ करिएगा, ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। पर्यावरण अध्ययन से संबंधित जो है कि मुद्दों और संबंधों का संपादन भाषा और गणित के माध्यम से किया गया है। तो इस लिहाजे से हमारा इज द राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। आइए इसके बारे में एक एक पहलू को हम लोग समझते हैं क्या बोला गया है। एनसीएफ 2005, बड़े ही ध्यान से देखिएगा कि एनसीएफ 2005 के अनुसार कक्षा 1-2 में पर्यावरण अध्ययन का एक विषय के रूप में नहीं है, परंतु इससे जुड़े मुद्दे को भाषा और गणित के माध्यम से बताए जाने की बात की है। इसके लिए एनसीईआरटी द्वारा अध्यापक के लिए एक उत्तर पुस्तिका होती है जो कि ईवीएस स्किल थॉट लैंग्वेज एंड मैथमेटिक इज इजली ग्रेड्स ओके प्रकाशित की गई है, जिसमें भाषा तथा गणित के ऐसे क्रियाकलाप दिए गए हैं जिसमें आप पर्यावरण अध्ययन से जुड़े मुद्दों को कक्षा 1 और कक्षा 2 में समेकित करने में सहायता मिलती है। ओके, आइए आगे चलते हैं। अगले क्वेश्चन को आप बिल्कुल ही ध्यान से देखिएगा कि अगला क्वेश्चन क्या बोला गया है। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य नहीं है? तो हमें इसमें क्या बताना है? नहीं वाला। ओके, बड़े ही ध्यान से देखिएगा। ए कह रहा है कि परिवेशीय मुद्दों का जागरूकता का विकास करना। बी कह रहा है कि बच्चे को स्वयं अपने हाथ से कार्य करने और खोजने की क्रियाकलाप से जोड़ना। सी कह रहा है कि बच्चे को पाठ्य पुस्तक की परिभाषा प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित करना।
डी कह रहा है कि बच्चों की जिज्ञासा और सृजनात्मकता का पोषण करना। अगर हम बात करें तो इसका इज द राइट ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ओके। बच्चों को पाठ्यपुस्तक की भाषा प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए, तो इस लिहाजे से हमारा सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। आइए देखिए इसमें क्या बोला गया है कि बच्चों को पाठ्यपुस्तक की परिभाषा प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित करना पर्यावरण अध्ययन का मुख्य उद्देश्य होता है। पर्यावरण अध्ययन नहीं होता है, सॉरी माफ करिएगा, उद्देश्य नहीं होता है। पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य परिवेशीय मुद्दों पर जागरूक करना, विकास करना। पर्यावरण अध्ययन में बहुत सारे ऐसे क्रियाकलाप हैं जिन्हें बच्चे स्वयं अपने हाथों से करेंगे और उनमें क्रियाकलाप कौशल का विकास होगा। इसके अलावा बच्चों में सृजनात्मकता को उभारना, रचना करने का कौशल एवं सौंदर्य बोध का विकास भी होता है। तो इस तरीके से भी आप याद रखिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 149 को आप बड़े ही ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है तो इसको हम लोग 2 पार्ट में देखने की कोशिश करेंगे। बाकी चीज़ें आपके सामने हैं। बोला गया है कि एनसीएफ 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से क्या प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का उद्देश्य नहीं होना चाहिए? इसमें भी हमें नहीं वाला ही देखना है। आइए अगर हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि प्राकृतिक, सांस्कृतिक व सामाजिक पर्यावरण के बीच संबंधों को पहचानने व समझने में बच्चों को प्रशिक्षित करना। ओके। आइए बाकी चीज़ ऑप्शन जो है कि नीचे दिया गया था तो हम लोग इसको थोड़ा सा ऊपर करके देखने की कोशिश करेंगे। बड़े ही ध्यान से देखिएगा। बी बोला गया है कि पर्यावरणीय समझ के द्वारा बच्चों में सटीक संख्यात्मक कौशल का विकास करना। सी कह रहा है कि विशेषतः प्राकृतिक पर्यावरण के प्रति बच्चों की जिज्ञासा एवं सृजनात्मकता को बढ़ावा देना। डी कह रहा है कि अवलोकन, वर्गीकरण और निष्कर्ष निकालने आदि प्रक्रिया के माध्यम से बुनियादी संज्ञानात्मक और गद्यात्मक कौशल प्राप्त करने के लिए खोजबीन से जुड़ी और हाथों से करने वाले कार्य में बच्चों का संलग्न करना। अगर हम बात करें तो इसका इज द राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका इज द राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। ओके। बी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, जैसे कि आपको देखने में मिल रहा होगा। आइए चलते हैं अगले पेज पे। चलिए बड़े ही ध्यान से देखिएगा। एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का यह उद्देश्य होना चाहिए कि बच्चों को उनके परिवेश की वास्तविक परिस्थितियों से अनुभव दिए जाएं ताकि वे उनसे जुड़े, उनके प्रति जागरूक हों, उनके महत्व को समझें और प्राकृतिक, भौतिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक एवं वर्तमान पर्यावरणीय मुद्दों के प्रति संवेदनशील बने। न कि पर्यावरण समझ के द्वारा बच्चे में सटीक संख्यानात्मक कौशल को विकास होना चाहिए। ओके। इस तरीके से भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, तो क्वेश्चन को देखिए और बड़े ही ध्यान से आप इसका जवाब भी दीजिए। आइए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 150। बड़े ही ध्यान से देखिएगा और इस सेशन का ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। इसमें बोला गया है कि कुछ हजार साल पहले भारत में तालाबों के निर्माण के लिए अलबरूनी के अवलोकन के आधार पर कक्षा 5 के ईवीएस में पाठ्यपुस्तक में एक अनुच्छेद है। इस अनुच्छेद को शामिल करने का क्या उद्देश्य है? हमें वो उद्देश्य बताने हैं। ओके। आइए इसमें 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं, 3 नहीं 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं और चारों स्टेटमेंट को हमें समझ के आंसर देने हैं। ओके। पहला स्टेटमेंट की अगर हम बात करते हैं तो बोला गया है कि यह इतिहास के स्रोत की पहचान करने में विद्यार्थियों की मदद करता है। ओके। अगर हम बात करें तो ये बिल्कुल सही है। बी कह रहा है कि यह शिक्षार्थियों को उनके अवलोकन का रिकॉर्ड करने, सुधार करने में मदद करता है। ओके। तो यह जो है कि बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इतिहास है वो कोई रिकॉर्ड नहीं है जिसे हम सुधार सकते हैं। इतिहास जो होता है जैसे लिखा होता है, हमें उस रूप में पढ़ना और समझना होता है उन व्यवस्थाओं को। अगर हम सी देखें तो यह शिक्षार्थियों को कुछ 1000 साल पहले भारत में मौजूद तकनीकी की सराहना करने में मदद करेगा। तो यह बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। डी कह रहा है कि यह विद्यार्थियों को इतिहास में साक्ष्य की भूमिका
की सराहना करने में मदद करेगा, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन। अब आइए हम लोग ऑप्शन के ऊपर चलते हैं, बड़े ही ध्यान से देखिएगा। ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओके, ए सी डी हमारा करेक्ट था, तो हमारा डी ऑप्शन मैच कर रहा है। आइए आगे चलते हैं, बड़े ही आप ध्यान से देखिएगा कि इसमें क्या बोला गया है। देखिए क्या बोला गया है इसमें, बड़े ही ध्यान से, कि 1000 वर्ष पहले भारत में तालाब के निर्माण पर अलबर्नी के अवलोकन के आधार पर कक्षा 5 के ईवीएस में एक पाठ्य वस्तु में शामिल किए गए अनुच्छेद का उद्देश्य छात्रों को जल भंडारण के इतिहास के स्रोतों से उनकी पहचान करवाना है और 1000 वर्ष पहले भारत की समृद्धशाली तकनीकी और वैज्ञानिक तकनीकी से अवगत कराना है कि भारत जल संरक्षण के लिए बड़े तालाब का निर्माण किया जाता था। ओके, जो साक्ष्य के रूप में वर्तमान में भी मौजूद हैं, जिससे इन साक्ष्यों की भूमिका की सराहना करने में मदद मिलती है। तो इस तरीके से आज हम लोगों ने 150 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। सेशन आपको कैसा लगा आप हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। सेशन अच्छा लगा होगा तो जितने भी विद्यार्थियों को इस बार पेपर देना है सीटेट का, उनको यह जो है कि वीडियो ज़रूर शेयर करिए, लाइक शेयर आप भी कर दीजिए, जिससे कि हमें बल मिलता रहे और मैं ऐसे ही सेशन आपको कराता रहूं। आइए सेशन को हम यहीं द एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।